हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नाइन्थ की एस एस टी भी आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, नाइन्थ की एस एस टी आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगा मैं। और आज उसी का दिन है, तो आज वही पढ़ाना है मेरे को। और इस चैनल पे मैं जैन वी की भी तैयारी करवा रहा हूँ, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा। ये वीडियो 9 बजे है और वो वीडियो 8 बजे आती है। ठीक है, ये सब तो आपको मालूम है। बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति, जिसे फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाइन्थ क्लास का। ठीक है, कि नाइन्थ क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मतलब ये समझ लो, ये आना है बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक मतलब इंटरेस्टिंग भी है, मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में भी काफी मजा आता है। मुझे तो सीरियसली बहुत आता है। ये क्रांति ऐसी है, मुझे ऐसे याद है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको फ्रांस के उस दिन में, उस रोमांचक सफर पर जो फ्रांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस के साल 1789 की, 1789। तो फ्रांस का ये जो साल था, यानी कि 1789, वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल गुजरा। फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 से शुरू होकर 1799 या अप्रॉक्स 1798 समथिंग ऐसे चली। 99 में तो नेपोलियन आ गया था, तो 98 तक समथिंग ये क्रांति चली, यानी कि पूरे 9-10 साल ये क्रांति चली। अच्छा, ये क्रांति जो थी वो कोई एक दिन का काम नहीं था। फ्रांस की क्रांति कोई एक दिन का काम नहीं था, एक कॉन्सेप्ट था। काफी साल तक संघर्ष चला, खूनी लड़ाइयां चली। कभी खून उधर बह रहा है, कभी खून उधर बह रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब चलता रहा। ठीक है, ये राज था लुई सोल्वे। लुई सोल्वे लुई सोल्वे असल में उसका नाम तो था लुई। ठीक है, लुई नाम था, लुई। और सोल्वे, सोल्वे यानी कि ऐसा था कि पुराने जमाने में, और अब भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि एक ही नाम को बार बार रखते हैं, बार 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 बार, तो वो आगे नंबर आ जाता है ना। तो ये जो बंदा था लुई सोल्वे, ये लुई नाम का 16वां बंदा था उसी खानदान का। ठीक है, तो इसलिए ये वो आया, तो इसका नाम था लुई सोल्वे। लुई सोल्वे जो एक तानाशाही राजा था, तानाशाह। ठीक है, आज के समय में भी तानाशाह है। ठीक है, कौन बोला, कौन बोला भारत में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। तो लुई सोल्वे के टाइम में असल में फ्रांस में हुआ ये था कि उस समय में फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और और आम जनता। आम जनता जैसे कभी इंडिया में भी 4 वर्ग हुआ करते थे, ब्राह्मण वर्ग और आपका क्षत्रिय वर्ग, और इस तरह से 4। ठीक है, आज के टाइम में भी इंडिया में भी इस तरह के वर्ग हैं। नेता लोगों का अलग वर्ग है, दूसरा पूंजीपतियों का वर्ग है, और तीसरा हम जैसे, आप जैसे आम जनता। तो यही कुछ था फ्रांस में उस समय। 3 वर्ग में पूरा देश बटा हुआ था। सबसे ज्यादा जो अधिकार, सबसे ज्यादा जो हकूक जो मिले हुए थे, वो मिले हुए थे चर्च, यानी कि पादरी वर्ग। उसके बाद कुलीन वर्ग, आम जनता को कुछ नहीं था। लेकिन आम जनता पे टैक्स बहुत था।
बहुत टैक्स था, भुखमरी फैलती जा रही, बहुत टैक्स। अब भी क्या करें, आम जनता क्या करे, हम पे भी टैक्स बहुत, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ही उस टाइम पे हुआ, ठीक है। तो हुआ ये कि एक दिन जो उसकी वाइफ लुइस सुआरे, हाँ मतलब भुखमरी कैसे फैली थी, मैं पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। भुखमरी इस तरह से फैल गई थी वहां पर, इस तरह फैली हुई थी कि असल में ऐसा था कि फ्रांस में उस समय कई उनका कर्जा था, कई रुपए का कर्जा था, जो उस समय के रुपए चलते थे, कर्जा था। लेकिन फ्रांस ने और कर्जा लिया और यूरोप से, ब्रिटेन से, अमेरिका के कुछ इलाकों को छुड़वाया, जंग करी। अमेरिका में कर्ज में डूब गया, आम जनता का पैसा अपने भाई, या यूं कहूं अपने दोस्त, जो उसका दोस्त देश था उसके ऊपर उसने उड़ा दिया सारा पैसा, आम जनता के ऊपर। अब क्योंकि उसने वो चीज कर्जा लेके करे, ठीक है। जब हम कर्जा लेते हैं, जैसे अगर हम कोई कारोबारी और हम कर्जा ले रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इस कारोबार से हमारा पैसा निकल के आ जाए। तो यही कुछ फ्रांस के उस राजा ने भी, तानाशाही जो राजा था लुइस सोल्टे, उसने भी यही सोचा। और जो जो टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्स जैसे जैसे बढ़ता है, टैक्स बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ता है, क्या देश के पास पैसा नहीं बचता? अरे नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। टैक्स इसलिए ही बढ़ता है जब देश पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, फालतू का कर्जा। जब देश पर बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर पैसा भरना तो है ना, कर्जा तो चुकाना है ना। कहाँ से आएगा, कहाँ से? तो आम जनता की जेब काटी जाती है। जब टैक्स बढ़ता है तो महंगाई बढ़ता है, ये होता है। अब समझ गए होंगे कि हमारे देश में क्यों महंगाई है, क्यों टैक्स बढ़ रहा है, कर्जा, ठीक है। तो जब कर्जा बढ़ता है, बढ़ा, और तो उसने उस कर्जे को चुकाने के लिए आम जनता के ऊपर और ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो जो टैक्स था, पादरी वर्ग भरता नहीं था, उसे तो अधिकार मिला हुआ था, कुलीन वर्ग भरता भरता नहीं था। सिर्फ किसे भरना पड़ता था, आम जनता, नॉर्मल लोगों को वो टैक्स भरना पड़ता था। आज के भी देश में अगर भारत से कंपेयर कर लो, क्या पूंजीपतियां जो होते हैं, पूंजीपति जो है, वो टैक्स देते हैं? सुना है कभी? नहीं देते। क्या सुना है कि योगी जी ने इतने लाख का टैक्स भरा? सुना है? नहीं सुना। फिर टैक्स कौन भरता है? हम, तुम, बस। यही वहां पर था, आम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ा, आम जनता कहाँ से दे, कमाई है नहीं, पैसा है नहीं, टैक्स देना है, कहाँ से दे? भुखमरी फैल गई, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गए, इतने इतने मतलब इतना वो आ गया कि देश को बेचने की कगार है, देश को बेचने की, क्या करे। अच्छा, एक चीज में बीच में इंटरप्टेड करके मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत भी एक बार ऐसा हो चुका है कि बिकने की कगार पे आ चुका है। इतनी भुखमरी फैल गई थी लिटरली भारत के अंदर, देश के अंदर, बिल्कुल तबाही का आलम था। भारत बिकने पे आ गया था, इतना आ गया था कि दोबारा से गुलाम बन रहा है। पैसा दे दे कोई देश, भारत को चला लिया जाए। लेकिन थे कुछ लोग महान उस समय जिन्होंने देश को संभाला, उनकी स्टोरी में बाद में कभी बताऊं, पहले इसी करते हैं। तो यहाँ तो समझ वाला ही नहीं था। अब फिर इसी दौरान होता है कि जो महारानी थी लुइस की बीवी, वो एक दिन केक लेकर जा रही थी, दो केक, ठीक है। तो किसी ने बग्गी के पीछे से आवाज लगाई, अरे रानी साहिबा, यहाँ लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और तुम केक खा रहे हो, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। तो पता है रानी साहिबा ने क्या बोला, तुम रोटी क्यों खाते हो, तुम भी केक खाओ।
और एक एक वहां जमीन का फैक्टर चला रहा है। लोगों में इतना आक्रोश भर गया, लोगों को इतना गुस्सा आया, लोगों को इतना वो हुआ कि इसे कदर नहीं है। बस बस वो एक चीज हुई कि देश की तकदीर बदल गई, देश का नक्शा चेंज हो गया, देश पूरा चेंज हो गया। लोगों में भावनाएं उठी, लोगों ने कहा अब तो हमें इस तानाशाही से, इस राजशाही से आजादी चाहिए। जब कोई राजा अपनी अपनी चलाने लगता है ना, देखो तानाशाही क्या समझते हो तुम लोग, क्या है तानाशाही, होता ही क्या है तानाशाही, मैं बताता हूँ। मैं पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बीजेपी भक्त है तो भाई ये बात तुम सोच लेना, समझ लेना, जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात, तानाशाही होती क्या है? तानाशाही होती है जब कोई शासन में बैठा हुआ शख्स, शासन में बैठा हुआ शख्स, ये सिर्फ राजा ही नहीं करते थे तानाशाही, आजकल के लोकतंत्र में भी तानाशाही हो रही है। तो शासन में जो पावर में जो बैठा हो, शासन में जो बैठा हो, वो शख्स अगर सिर्फ मैं करने, मैंने जो कह दिया वो है, वो करना है, पुलिस के बल पे, आर्मी के बल पे, इंटेलिजेंस के बल पे, अलग 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 ऑफिसेस, अलग अलग ग्रुप्स के बल पे, अलग अलग छोटे मोटे दंगाइयों के बल पे, अलग अलग ईडी वीडी सीडी डीवीडी, इन जैसे छोटे मोटे डिपार्टमेंट के बल पे कोई कोई राजा, कोई शासन करने वाला, कोई पावर में बैठा हुआ शख्स अपनी ही चलाने लगे और ना सुने किसी की, जनता के सवालों का जवाब ना दे। आज के जमाने में तो इंटरव्यू चलते हैं, इंटरव्यू ना दे, जनता को कुछ समझे नहीं, कौन हो तुम, कौन हटो, जनता के हकों की चोरी करने लगे, वो होता है तानाशाह। तानाशाह कोई दूसरे देश वाले नहीं, जो दूसरे देश पे हमला कर रहा है वो तानाशाह है, जो दूसरे से दुश्मनी रख रहा है वो तानाशाह है, अरे नहीं, तानाशाह वो है जिससे उसकी जनता खुश है, तानाशाह वो है जिसकी जनता भूखी मर रही और राजा ऐशी काट रहा है, तानाशाह वो है जिसकी जनता के पास कारोबार नहीं है और राजा प्राइवेट जेट में उड़ रहा है, तानाशाह वो। ये वापस आता है अपने टॉपिक पे। तो जनता ने फैसला कर लिया कि अब तो हमें तानाशाही से छुटकारा चाहिए, बस बहुत हुआ, तानाशाही से छुटकारा चाहिए, हमें गणतंत्र होना है, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। सबसे पहले फ्रांस में नहीं हुआ था लोकतंत्र, ठीक है, लेकिन लेकिन लोकतंत्र की बात करने वालों से एक्सेप्ट करने वाला फ्रांस है, ठीक। वो उन्होंने कहा कि अब तो हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तब जाके 1789 में, 1789 में, जिसे रेड फ्राइडे भी कहा जाता है शायद, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बाद में क्लियर करूंगा, लोग इकट्ठा होने लगे सेंटर में, पेरिस में, पेरिस, ठीक है, मैं पेरिस उस समय सेंटर था, आज भी सेंटर ही, उसमें इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, लोग कहने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि आजादी दो, आजादी दो। उस वक्त फ्रांस का जो इस समय का राष्ट्रगान है, उस वक्त लोगों की जबानों पे था, वो उस समय राष्ट्रगान नहीं था, और लोग कहने लगे हम आजाद। तो पता है लुई सोल्वे ने क्या किया? लुई सोल्वे ने किया, लुई सोल्वे ने कहा लाठीचार्ज करो, प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज करो। ये तुम और मैं भी जानते हो आज के समय में कौन सेम टू सेम वही काम कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना, ठीक है। तो लुई सोल्वे ने कहा लाठीचार्ज करो, मारो, पीटो, गोलियां मार दो सामने से, लेकिन इन्हें हटाओ, पुलिस बल का सहारा लियो। अब आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग चल रही है। आगे जो हुआ, आगे जो कुछ हुआ वो मैं पढ़ा,
बताऊंगा आपको अगली बार। तब तक के लिए थोड़ा तो इंतजार करना मेरी जान, जब तक के लिए थोड़ा तो इंतजार करो ना चपाटी, थोड़ा तो मजा आता है इसको पढ़ाने में, और तुम लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। हिस्ट्री एक अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है, कहानियों की तरह समझो इसको, कहानी की तरह पढ़ो, अच्छा लगता है, मजा आता है। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूँ तो इस वीडियो में और भी लेंथी कर सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा, तुम लोग देखोगे नहीं। मैं सिर्फ इतनी ही रखूंगा जितनी तुम लोग देख। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करना जरूरी, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी और वीडियो में, आगे के इसी टॉपिक। जब तक के लिए जय हिंद।